यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें बेसिकली हम क्या देखेंगे, इसमें आज हम कंट्रोलर्स के ऊपर बात कर रहे होंगे। ठीक है, कंट्रोलर्स कुछ होते हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे होंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं। अभी के लिए ऐसे समझिए कि हम कंट्रोलर्स के बारे में बात कर रहे होंगे आज के इस लेक्चर पे। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने कहाँ तक क्या बात की थी। तो कल बेसिकली हमने बैकएंड में अपने मोंगोडीबी को इंटीग्रेट किया था और mongoose पैकेज था हमारा जिसकी हेल्प से हम मोंगोडीबी को इंटीग्रेट कर पा रहे थे। ठीक है, तो क्या हो रहा था बेसिकली कि हम डेटाबेस को कनेक्ट कर पा रहे थे, जो डेटाबेस हमें यूज करना है। जैसे हमें यहाँ पे मोंगोडीबी यूज कर रहे हैं तो mongoose पैकेज को यूज करके हम देख रहे थे। और फिर हमने बात की थी कि किस फॉर्मेट में ये मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है कि मोंगोडीबी किस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। तो मैंने आपको बताया था कि बीशन फॉर्मेट में मोंगोडीबी डेटा स्टोर करता है, और बीशन क्या होता है इसके बारे में हमने देखा था। और फिर बीशन को हम क्यों यूज करते हैं या बीशन क्यों यूज में आता है, बीशन ही क्यों मोंगोडीबी यूज करता है, उसके बारे में हमने बात किया था कि ये लिखने में और पढ़ने में क्या होता है, फास्ट होता है और मल्टीपल डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, इसलिए मोंगोडीबी बीशन फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। तो आज हम बात करेंगे कंट्रोलर्स के ऊपर। कंट्रोलर्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे कंट्रोलर्स के ऊपर। तो कंट्रोलर्स को मैं आपको व्हाइट बोर्ड में बाद में समझाता हूँ, पहले हम चलते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। और वीएस कोड में आने के बाद हम इन फाइल्स को यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। और फिर हम जाते हैं अपने बैकएंड फोल्डर के अंदर। बैकएंड फोल्डर के अंदर जाके हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं कंट्रोलर्स नाम से, कंट्रोलर नाम से। ठीक है, इस फोल्डर को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली कंट्रोलर्स में क्या होता है, हम बिजनेस लॉजिक लिख रहे होते हैं। बिजनेस लॉजिक किस चीज की, एपीआईज के बारे में। डिटेल में अभी हम व्हाइट बोर्ड में जाके समझेंगे। अभी के लिए ऐसे समझिए कि हम कंट्रोलर्स फोल्डर क्रिएट कर लिए और इसके अंदर हम एपीआईज के लिए कुछ बिजनेस लॉजिक लिख रहे होते हैं। देन फिर हम क्या करेंगे, हम बैकएंड फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम एक क्रिएट कर लेंगे मॉडल्स को। मॉडल्स क्या है, मॉडल्स के अंदर क्या होता है, हम टेबल्स की बात करते हैं कि टेबल्स कितने होंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बारे में अभी जब मैं आपको व्हाइट बोर्ड में अपने लिए जाके समझाऊंगा, डिटेल में हम देखेंगे इसके बारे में। जब मैं थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की बात करूंगा तो ये दोनों आपको काफी अच्छे से समझ में आएंगे वहां पे। अभी के लिए बस हम दो फोल्डर अभी क्रिएट किया है। एक हमने कंट्रोलर्स क्रिएट किया है और एक मॉडल्स। मॉडल्स क्या करता है, इसमें टेबल्स लिखे जाते हैं, कितने तो टेबल्स होंगे हमारे। और यहाँ पे कंट्रोलर्स में क्या होता है, बिजनेस लॉजिक को लिखते हैं। किस चीज की बिजनेस लॉजिक होती है, एपीआईज की। देन फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास हम जाएंगे बैकएंड के अंदर और फिर से हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं राउट्स के बारे में। राउट्स क्या है, राउट्स बेसिकली यहाँ पे हम राउट्स लिखते हैं कि कौन से राउट्स मेथड को हमें फॉलो करना है। राउट्स को अभी के लिए आप ऐसे समझिए कि इसमें हम क्या लिखते हैं, एक रास्ता बताते हैं कि हाँ अगर इस पाथ पे कुछ रिक्वेस्ट आ रही है तो कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक राउट्स करके फोल्डर क्रिएट कर लिए हैं। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करते हैं बैकएंड के अंदर ही। उस फोल्डर को हम नाम दे देते हैं सर्विस। सर्विस ऐसे समझिए कि इस फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, क्या लिख रहे होंगे, जब हम किसी थर्ड पार्टी सर्विस को यूज कर रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हम लॉग इन विथ ओटीपी कर रहे होंगे, तो हम एक सर्विस को क्रिएट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सर्विस यूज करेंगे वहां पे, तो उसकी लॉजिक यहाँ पे लिखी जाती है। देन फिर हम मान लीजिए कि गूगल के साथ साइन इन कर रहे हैं, तो उसका जो लॉजिक होगा वो सर्विस के अंदर आएगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी सर्विस को यूज करके हम क्रिएट करते हैं। इस वजह से क्या है, हमने एक सर्विस नाम से भी फोल्डर को क्रिएट कर लिया है। देन फिर हम क्या करेंगे, हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे बैकएंड के अंदर ही जाके हम क्रिएट करेंगे यूटिल्स करके। यूटिल्स में क्या होता है, यूटिलिटीज होती हैं। किस टाइप की यूटिलिटीज, मान लीजिए कि हमने एक रिस्पॉन्स हैंडलर क्रिएट किया, या फिर हम एक ऐसा लॉजिक लिख रहे हो, एक ऐसा कोड लिखें जहाँ पे कि हम क्या कर रहे हो, अपने टोकन्स को जनरेट कर रहे हो, तो उसके लिए हम एक यूटिल्स नाम से एक फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे अभी क्या है, हम सारी चीजों को एक स्ट्रक्चर वे में लेके चल रहे हैं ताकि कि अब क्या हो कि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हमने एक बैकएंड फोल्डर बना रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर जब हम अपने ब्लैक बोर्ड में या व्हाइट बोर्ड में समझेंगे तो मैं इन सारी चीजों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में भी समझ में आ जाए। अभी हमने एक बैकएंड फोल्डर पहले से बना रखा था। अभी हमने क्या क्रिएट किया है, हमने क्रिएट किया है कंट्रोलर और एक मॉडल्स। ये कंट्रोलर फोल्डर के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि बिजनेस लॉजिक लिखे जाते हैं और मॉडल्स के अंदर क्या है, टेबल्स लिखे जा रहे होते हैं। इनके बारे में मैं थ्योरेटिकल आपको अच्छी डेफिनेशन दूंगा ताकि ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आए विद द हेल्प ऑफ रियल वर्ड एनालॉजी के साथ, ठीक है। देन फिर हमने एक राउट्स करके फोल्डर क्रिएट किया। राउट्स फोल्डर में क्या होगा, हम एक पाथ डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपने खुद के एपीआईज वगैरह क्रिएट करते हैं कि अगर इस एंड पॉइंट पे कुछ हो तो ये चीजें उसको रिस्पॉन्स में बैक करो। और फिर सर्विसेज के अंदर क्या है, हम जो थर्ड पार्टी सर्विस को यूज करेंगे, जैसे कि लॉगिन विथ जीमेल हो गया, हम सॉकेट को यूज करेंगे जो कि रियल वर्ल्ड पे मैसेज को क्या करे, सेंड कर रहा हो, रिसीव कर रहा हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्विसेज को यूज करेंगे। और फिर यूटिल्स के लिए मान लीजिए कि हम एक रिस्पॉन्स हैंडलर का कोड जनरेट लिख रहे हैं या तो फिर हम खुद के टोकन्स को जनरेट करना चाहते हैं तो यूटिल्स करके फोल्डर हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। तो अभी क्या है, यहाँ पे ये जो सर्विस है, सर्विस को हम रिनेम कर देते हैं और इसको सर्विसेज कर देते हैं। रीजन क्या है कि यहाँ पे हमारे काफी फोल्डर्स आने वाले हैं, हम काफी थर्ड पार्टीज को यहाँ पे यूज करने वाले हैं, थर्ड पार्टी सर्विसेज को, तो हमारे काफी फाइल्स और फोल्डर्स होंगे, इसलिए इसको सर्विसेज कर देते हैं। अभी के लिए क्या है कि हम इसे क्या है एसआरसी फोल्डर के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसे आउटसाइड पे क्रिएट कर रखा है तो इससे कोई इशू नहीं है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेबल्स को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और राइट क्लिक करेंगे, फाइल बनाएंगे। फाइल का हम नाम दे देते हैं यूजर डॉट जेएस करके, ठीक है। तो यूजर का एक हम टेबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम एक कोड लिख रहे होंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इस यूजर डॉट जेएस के अंदर हम क्या करेंगे, हम mongoose को रिक्वायर करेंगे। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल्स टू, और रिक्वायर करेंगे हम mongoose को, तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे mongoose, क्योंकि mongoose के हेल्प से ही हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, एक स्कीमा क्रिएट कर रहे होंगे डेटाबेस में, ठीक है। हम एक क्या बना रहे होंगे, हम एक स्कीमा क्रिएट कर रहे होंगे डेटाबेस में, तो हम mongoose को यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे। तो अभी के लिए हमने यहाँ पे mongoose को रिक्वायर कर लिया है। और अब हम एक टेबल यहाँ पे बनाते हैं कि कॉन्स्ट यूजर का हम क्या बना रहे हैं, स्कीमा बना रहे हैं, स्कीमा, ठीक है। तो स्कीमा को अभी आप ऐसे समझिए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यूजर के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे समझिए कि हम यूजर का एक आर्किटेक्चर तैयार कर रहे हैं कि यूजर के पास किस किस चीज की जरूरत है, ठीक। तो हमने एक यूजर स्कीमा किया और फिर यहाँ पे हम यूज करेंगे न्यू और mongoose डॉट स्कीमा, न्यू mongoose डॉट स्कीमा। और फिर यहाँ पे हम यूज करेंगे अ, ये हमने लिखा कि कॉन्स्ट यूजर स्कीमा इज इक्वल्स टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा, एंड देन फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम एक टेबल को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कि फोन नंबर, जो यूजर का जो फोन नंबर होगा, यूजर का जो फोन नंबर होगा वो कैसा होगा, उसका जो टाइप होगा, टाइप की वैल्यू हम क्या सेट करेंगे यहाँ पे, टाइप की वैल्यू हम यहाँ पे स्ट्रिंग दे देते हैं। और नंबर क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। और यूनिक की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, ट्रू यहाँ पे सेट कर देते हैं। एंड देन फिर क्या है कि अभी के लिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई यूजर है, अगर वो सेम ईमेल से लॉगिन कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, नल 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 करके हमारी जो वैल्यू होगी वो स्टोर होगी वहां पे, ठीक है। तो वो यूनिक नहीं रह जाती है। तो अगर यूनिक को आइडेंटिफाई करना है कि जो यूजर है अगर वो सेम ईमेल से, सेम नंबर से बार बार लॉगिन कर रहा है, अगर तीन यूजर हैं और सेम नंबर से लॉगिन करने की कोशिश करें, सेम ईमेल से लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं स्पार्स, ठीक है, स्पार्स। और इसकी वैल्यू भी हमें क्या है, ट्रू
एंटर करनी होती है। तो इससे क्या होगा, अब ये यूनिकनेस को चेक करता है कि हाँ ये जो ईमेल है हमारी ये सही में यूनिक है, मतलब जो यूजर है जो इसकी ईमेल है ये यूनिक है या नहीं, ये जो नंबर है ये यूनिक है या नहीं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्पार्स का, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे स्पार्स ट्रू कर दिया है और फिर हम नीचे आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फोन फोन के लिए भी एक सफिक्स लिखते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि फोन सफिक्स क्या है, सफिक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि नंबर्स में इंडिया के लिए जो कंट्री कोड होता है वो 91 का यूज होता है। तो इसी तरह अदर अदर कंट्रीज के लिए भी एक सफिक्स होता है, कंट्री कोड जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो टाइप होगा सफिक्स का उसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि स्ट्रिंग टाइप होगा। यूनिक क्या होना चाहिए, यूनिक को हम यहाँ पे फॉल्स सेट करते हैं। फॉल्स क्यों सेट कर रहे हैं कि हर कंट्री का जो कंट्री कोड होगा वो 91 ही नहीं होगा, अलग अलग हो सकते हैं हर कंट्री के जो कंट्री कोड है। तो जो फोन का जो सफिक्स होगा हर कंट्री के लिए अलग होगा, इसलिए यहाँ पे हमने यूनिक फॉल्स सेट कर रखा है, ठीक है। यूनिकनेस क्या होगी, फॉल्स होगी, सेम नहीं होगा सभी के लिए। देन हम क्या क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम एक यूजर का नेम, यूजर के नेम के लिए एक कॉलम यहाँ पे डिफाइन करते हैं और इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं कि जो टाइप होगा इसका भी टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। यूजर का जो नेम होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। देन तो अभी के लिए हमने एक यूजर नेम यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। देन हम क्या करेंगे, हम ईमेल के लिए भी एक कॉलम क्रिएट करते हैं और ईमेल के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे यहाँ पे कि जो ईमेल का टाइप होगा वो टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। देन ईमेल में हम क्या है, हम लोअर केस को एक्सेप्ट कर रहे होंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोअर केस और लोअर केस का जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, ट्रू सेट कर देंगे, ठीक है। देन फिर हम क्या कर रहे होंगे, हम एक वैलिडेट को यूज कर रहे होंगे, मॉन्गूस वैलिडेट को यूज कर रहे होंगे हम। अ, ठीक है, चार्जर मैंने कनेक्ट कर लिया है। हम क्या यूज कर रहे होंगे, मॉन्गूस वैलिडेट को यहाँ पे यूज करने की कोशिश करेंगे। तो हम जाएंगे सिंपली कहाँ पे, अपने ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे हम सर्च करेंगे ईमेल वैलिडेशन, ईमेल वैलिडेशन फॉर mongoose करके हम यहाँ पे सर्च करेंगे। थिंक mongoose, ठीक है, देखते हैं। और यहाँ पे आप किसी का भी सर्च कर सकते हो, किसी से भी आप ले सकते हो। देखते हैं यहाँ पे ईमेल वैलिडेट, नहीं ये नहीं है। ठीक है, हम इस चीज को यहाँ से ले लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ईमेल का वैलिडेट होगा इसको हम क्या करेंगे, बैक करते हैं, यहाँ पे आते हैं और देखते हैं अगर कहीं दूसरी जगह हमें सही मिलता है। बाउंस इस पे क्लिक करते हैं हम। ठीक है, इसको एक बार चेक करते हैं इसमें क्या शो कर रहा है। तो हमें वैलिडेशन यहाँ पे लगानी है अपने कोड पे। तो हम क्या करेंगे कि ईमेल वैलिडेशन फॉर mongoose, आई थिंक यही अभी हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है। तो देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो। एंड देन यहाँ पे चीज़ें तो काफ़ी दिख रही हैं, लेकिन मैं जो चूज़ करना चाह रहा हूँ वो मुझे यहाँ पे नहीं मिल पा रही है।
तो ईमेल वैलिडेशन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम अपने इसी पे जाते हैं, mongoose ईमेल वैलिडेटर पे, एंड इसको हम क्या करते हैं, कस्टमाइज क्लिक करके जेनी पे क्लिक कर देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से और ऊपर आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगर ये यहाँ से कॉपी हो जाता है तो ये है हमारा वैलिडेट का, क्या है ये कोड नहीं है, आई थिंक इमेज है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, कुछ सही हमें मिल नहीं पा रहा है, कोई नहीं, पूछते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स आपको भी आएंगी जब आप किसी भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे, तो वहां पे आपको सारी चीजें खुद से ढूंढनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मास्टर चीज मास्टरिंग है, सॉरी, ये यहाँ पे क्या है, ये चीजें तो मुझे मिल रही है, मैं मैथ से भी इसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ आसान तरीका दिखाना चाह रहा हूँ और वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम देखते हैं। तभी हमने यही ओपन किया था, आई थिंक। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। और स्लैश mongoose करते हैं हम यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ मिलेगा। तो हाँ, तो अभी हमें ये चीज मिल चुका है और हमें यही चाहिए था, लेकिन इस कंप्लीट कोड हमारा यहाँ से कॉपी होगा, इतने को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन फिर वैलिडेट फंक्शन, आई थिंक ये कॉपी हो रहा है। क्या करेंगे, ईमेल के लिए हम वैलिडेशन लिखने वाले थे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, वैलिडेट कॉपी सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने कोड में आएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये चीजें आ गई हैं, और तो बेसिकली हमने इसे कॉपी किया है, लेकिन आई थिंक ये सही लिखा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से पूरा रिमूव कर देते हैं, इसको कॉपी करने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है अभी फिलहाल में। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक, हम अपने से इसको लिखते हैं वैलिडेट, वैलिडेट करके हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे और उसके अंदर फिर हम क्या लिखेंगे, हम एक वैलिडेटर फील्ड बनाएंगे और वैलिडेटर के अंदर क्या होगा, बेसिकली एक फंक्शन होगा हमारा। फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, उसमें कुछ हम वैल्यू देते हैं। वैल्यू क्या होती है उसके बारे में अभी हम बात बात करेंगे। एक हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, देन फिर क्या है कि हम उस पे एक रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं। ठीक है, तो रिटर्न टाइप एंड देन फिर क्या करेंगे हम कि उसके लिए अभी क्या है कि जो मैंने अभी कोड उठाया था, ठीक है, जो अभी हमने कोड लिया था उसको यूज करते हैं। अ, अभी के लिए मान लीजिए कि उस कोड को हम यहाँ पे नीचे मेंशन कर देते हैं कहीं पे, ये कोड था हमारा। तो इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ से इस चीज को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हम पूरा कॉपी कर लेते हैं और देन हम क्या करेंगे कि रिटर्न में जाके और इस चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे, मतलब राइट कर देंगे। ठीक है, को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और ये यहाँ पे क्या है, हमने राइट कर दिया। देन फिर हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, डॉट टेस्ट
डॉट टेस्ट, एंड फिर हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को, टेस्ट जो वैल्यू होती है हमारी, इसको यहाँ पे करेंगे। देन फिर हम अभी के लिए अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अभी इसका काम हमें यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू लिख दिया, बस डॉट टेस्ट साथ में ही होगा ये हमारा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये क्या है, ये हम क्या लिख रहे हैं, हम एक वैलिडेटर क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, कि अगर हमारी जो ईमेल होगी उसमें ये सारे कैरेक्टर्स होंगे तो वो ईमेल वैलिडेट ईमेल होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम क्या करेंगे, एक मैसेज हम बनाएंगे, मैसेज करके एक फील्ड बनाएंगे, कॉलम क्रिएट करेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे कि लिख देंगे कि, मान लीजिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इनवैलिड ईमेल एड्रेस करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है, इनवैलिड ईमेल एड्रेस फॉर्म करके हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक वैलिडेटर क्रिएट हो चुका है। चलिए इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना रखा है, वैलिडेटर के अंदर एक फंक्शन हमने क्रिएट कर रखा है, जिसमें क्या होगी, जो टेस्ट वैल्यू होंगी ये वैल्यू होगी। अगर ऐसी कोई भी वैल्यू हमारी ईमेल एड्रेस कंटेन करेगी, इनमें से कोई भी वैल्यू, तो वो क्या होगा, वो एक वैलिड ईमेल मानी जाएगी। और अगर इनमें से ईमेल जो हमारी ईमेल होगी, अगर वो इनमें से कोई वैल्यू कंटेन नहीं कर रही, कुछ अलग से कंटेन करे, कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, वैसे तो इसमें सारे कंटेन है, बट मान लीजिए कि कोई स्पेशल टाइप के कैरेक्टर्स कुछ यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो वहां पे क्या आ जाएगा कि इनवैलिड ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ये चीजों का होना वहां पे जरूरी है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक वैलिडेटर क्रिएट कर रखा है। देन फिर हम क्या करेंगे, तो अभी हमारा ये यहाँ पे हमने वैलिडेटर बना रखा है। देन हम क्या करेंगे, हम एक कॉलम और क्रिएट करेंगे ईमेल ओटीपी के लिए, कि जो हमारी ओटीपी आएगी उसका क्या होगा, उसका मतलब टाइप क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम वो मेंशन करेंगे कि ईमेल हमारी किस टाइप की होनी चाहिए। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ईमेल का जो टाइप होना चाहिए वो स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये क्रिएट, अभी क्या होगा ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली देखिए, हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं कि स्कीमा बना रहे हैं यूजर से रिलेटेड, कि यूजर के पास किस किस चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या क्या डेटा उसके पास होना चाहिए। तो अभी हम डेटा बेस में क्या क्रिएट कर रहे हैं कि जो यूजर की जो ये इंफॉर्मेशन होगी, ये रिक्वायर्ड फील्ड जो होंगी हमारे पास, उनमें जो डेटा का टाइप होगा वो किस टाइप का होना चाहिए, ये चीज हम इस फोल्डर में क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, काफी क्या होता है कि लोग काफी अच्छे अच्छे मतलब कोड्स का कोडिंग पार्ट समझ जाते हैं, कोडिंग करना सीख जाते हैं, लेकिन यूजर का स्कीमा या यूजर के स्कीमा की बात करें, जब हम डेटा मॉडलिंग की बात करते हैं ना, तो डेटा मॉडलिंग सही से कर नहीं पाते हैं, वो वहीं पे फंसने लग जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और काफी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी तक के लिए हमने क्या किया कि हमने फोन नंबर का टाइप सेट कर दिया, फोन सफिक्स भी हमारा जो डेटा होगा, डेटाबेस होगा, उसमें कंटेन हो रहा होगा, यूजर के पास होगा, फोन नंबर का सफिक्स यूज कर रहे हैं हम। यूजर का नाम होना चाहिए, ठीक है, ईमेल होनी चाहिए, ईमेल में हमने क्या किया कि जो टाइप होगी वो स्ट्रिंग होगी, लोअर केस को हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, और वैलिडेट के अंदर हमने एक वैलिडेटर को अटैच कर रखा है कि अगर ऐसा कोई फील्ड आता है तो वो वैलिडेट है, नहीं होती है तो वो इनवैलिड मानी जाएगी। एंड देन फिर हम क्या कर रहे हैं, हम एक ईमेल ओटीपी के लिए यहाँ पे क्रिएट करें। अब देखिए, फोन नंबर का जो ओटीपी होगा, तो उसको हम किस चीज से वेरीफाई कर रहे होंगे, उसको हम चेक कर रहे होंगे हमारे सर्विसेज को, जो हम थर्ड पार्टी सर्विस को यूज करेंगे, तो उसके थ्रू चेक कर रहे होंगे। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में आपको काफी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। देन अभी हम क्या कर रहे होंगे कि ओटीपी का तो हमने सेट कर दिया। अब एक और हम कॉलम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कि ईमेल की जो ओटीपी होगी ना, ये ओटीपी एक्सपायर भी तो हो रही होगी। तो ईमेल ओटीपी का एक्सपायरी क्या होना चाहिए, इसका जो टाइप होना चाहिए वो भी क्या टाइप, किस टाइप की होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ईमेल की एक्सपायरी होगी वो डेट टाइप की होनी चाहिए, तो हमने उसका भी टाइप यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, आई थिंक प्रोफाइल, यूजर की प्रोफाइल के बारे में बचा।
तो ईमेल एक्सपायरी, ईमेल ओटीपी एक्सपायरी का भी हमने मेंशन कर दिया। और अब हम एक क्रिएट करते हैं कॉलम प्रोफाइल का। यूजर की जो प्रोफाइल होगी, प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल की जो पिक्चर होगी वो कैसी होनी चाहिए, उसका जो टाइप होगा, प्रोफाइल पिक्चर टाइप क्या होगा यहाँ पे, स्ट्रिंग कर देते हैं हम। एंड देन फिर हम क्या करेंगे, यूजर के बारे में अबाउट होना चाहिए। तो अबाउट का टाइप क्या होगा, अबाउट में जो टाइप होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। देन देन हम क्या करते हैं कि यूजर के बारे में हम क्या जान रहे होंगे, उसके लास्ट सीन क्या होना चाहिए, लास्ट सीन क्या होना चाहिए, उसका जो टाइप होगा हम उसको मेंशन करते हैं, वो किस टाइप होना चाहिए, टाइप क्या होगा यहाँ पे, लास्ट सीन डेट होना चाहिए, ठीक है। वो कब ऑनलाइन था और कब ऑनलाइन था कब नहीं था, इसके बारे में हमें पता चलेगा। एंड देन फिर हम क्या करेंगे, लास्ट सीन हो गया और फिर यूजर हमारा क्या है, ऑनलाइन है या नहीं, तो इस ऑनलाइन करके हम एक कॉलम क्रिएट करते हैं और यहाँ पे इसका जो टाइप हम प्रोवाइड करेंगे, ये बूलियन देंगे। बूलियन क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि यूजर हमारा ऑनलाइन है या नहीं है, तो ट्रू और फॉल्स में वैल्यू आएगी ये। और बाय डिफॉल्ट बूलियन, बूलियन, ठीक है, बूलियन। और देन फिर क्या होगा, डिफॉल्ट में हम इसकी वैल्यू को सेट कर देते हैं, डिफॉल्ट फॉल्स में सेट कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर हमारा यूजर ऑनलाइन नहीं है तो वहाँ पे क्या शो करेगा कि हाँ ऑनलाइन नहीं है, और अगर है तो ट्रू या फॉल्स में वैल्यू शो करेगा, और अगर नहीं है तो डिफॉल्ट फॉल्स ही शो करेगा। देन फिर क्या है कि इज ऑनलाइन, यूजर हमारा ऑनलाइन है, लास्ट सीन भी हमने देख लिया, अबाउट भी देख लिया। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यूजर जो है हमारा वेरीफाइड है या नहीं, इसके बारे में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हम टाइप को क्रिएट करेंगे कि टाइप जो होगा इसका, ये भी बुलियन होगा, यूजर हमारा वेरीफाइड है या नहीं। और डिफॉल्ट में यूजर को हम क्या करेंगे, वेरीफाइड को हम फॉल्स कर देंगे यूजर के, क्यों, क्योंकि यूजर तभी वेरीफाई होगा जब वो ओटीपी वगैरह के थ्रू क्या होगा, खुद को वेरीफाई करके एंटर करेगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू हम इसकी फॉल्स सेट कर देते हैं। तो अभी के लिए हमने ये रखा। और एक लास्ट हम क्या करते हैं कि यूजर को भी तो एग्री होना चाहिए ना, तो एग्रीड, यूजर हमारा एग्री है या नहीं, इसके बारे में भी देखेंगे। इसका टाइप हम क्या करेंगे, बुलियन कर देते हैं, और डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या कर देते हैं, डिफॉल्ट में हम इसको भी फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, फॉल्स। डिफॉल्ट में हम इसको भी क्या करते हैं, फॉल्स सेट कर देते हैं। अ, ठीक है, अभी के लिए हम इतना यहाँ पे देख चुके हैं। देखते हैं, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर देते हैं हम अपने, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे हमने इस टेबल्स को क्रिएट कर लिया है यूजर के लिए, ये कॉलम्स हमने बना रखे हैं, ठीक है। यूजर्स के लिए हमने इस टेबल को क्रिएट कर लिया है, और ये इतने कॉलम्स हमारे पास होंगे, ठीक, यूजर जो कि यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहे होंगे। तो बेसिकली क्या है कि हमें इन सारी कॉलम्स की जरूरत होगी, इस टेबल की हमें नीड पड़ेगी आगे चल के। और अभी के लिए क्या है कि हमें यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प सेट करना होता है। ये क्या है कि जब भी यूजर हमारा क्या हो, हमारा क्रिएट हो, तो वहां पे क्या हो कि क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट का ऑप्शन हमारे पास है कि हाँ यूजर ने इस टाइम पे क्या किया है, जो डेटा है ये क्रिएट हुआ है यूजर के लिए, ठीक है। तो हम एक टाइम स्टैम्प यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, ताकि हमें इसके बारे में भी पता चलता रहे कि हाँ जो यूजर है हमारा वो किस टाइम पे क्रिएट हुआ है, जो हमारे डेटाबेस में ये यूजर है, और किस टाइम पे क्या वैल्यू चेंज की गई है उसके बारे में। ये एरर किस चीज का है, ओके। तो अभी ये एरर हमारा रिजॉल्व हो गया है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई।
तो जैसे अभी हमारा यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम एक यूजर को क्रिएट कर लेंगे, एक टेबल क्रिएट कर लेंगे यूजर करके, और उसको हम क्या करेंगे कि mongoose डॉट मॉडल को यूज करेंगे। और ये हमारी दो चीजें कंटेन करता है, एक तो हमारा टेबल का नाम होगा जो हमने यूजर क्रिएट कर रखा है, और सेकंड चीज हमारा होगा स्कीमा, जो हम स्कीमा क्रिएट करते हैं। तो जैसे स्कीमा का हमारा जो नाम था वो क्या था, वो था यूजर स्कीमा। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे, और फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मॉडल को एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉडल डॉट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स, और क्या है, यूजर को हम यहाँ से क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या है कि यूजर स्कीमा हमने क्रिएट कर लिया है, जो कि काफी आसान था, और हमने इस यूजर स्कीमा को यहाँ से क्या कर दिया है, एक्सपोर्ट भी कर दिया है। तो ठीक है, अभी मैं आपको जब अपने व्हाइट बोर्ड में ले जाके इस पूरे कोड को लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ हम समझेंगे। हम इस पार्ट को भी देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या कौन कौन सा फोल्डर हम किस यूज में लेते हैं और किस लिए हम ये फोल्डर्स क्रिएट किए हैं, और इसके बारे में भी हम जब समझेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी क्या था कि हमने ये एमवीसी का, एमवीसी बात कर रहा था मैं, सॉरी, यूजर्स का जो डेटा स्कीमा है, इसको हमने यहाँ पे डिजाइन कर लिया है। और हम, अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे व्हाइट बोर्ड पे, जहाँ पे अभी तक हमने ये जो फोल्डर्स क्रिएट किए हैं इनका क्या यूज है, इसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। और देन फिर मैं इसके बाद आपको ये स्कीमा क्या होता है, डेटा मॉडलिंग क्या होती है, इससे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और इस पूरे कोड को हम लाइन बाय लाइन समझेंगे अपने व्हाइट बोर्ड पे चल के। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं और इनको क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, ये फाइल, इन टैब को मैंने यहाँ पे क्लोज कर लिया, और ये हमारा आज का एजेंडा था। लेकिन ठीक है, इससे पहले हम, हमको एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको जानना काफी इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे थे, हम अपने प्रोजेक्ट का बैकएंड पार्ट क्रिएट कर रहे थे। तो जब हम किसी भी प्रोजेक्ट में बैकएंड को क्रिएट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, कि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट में बैकएंड को क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे पास, जब हम किसी भी प्रोजेक्ट में बैकएंड पार्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसमें एक आर्किटेक्चर फॉलो होता है। ठीक है, एक आर्किटेक्चर फॉलो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जब हम अपने प्रोजेक्ट में बैकएंड को क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है, तो हम फॉलो करते हैं एक आर्किटेक्चर को, उसको कहते हैं एमवीसी। आप में से बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुन रखा होगा, इसको बोलते हैं एमवीसी, एम वीसी। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म अगर हम बात करें, तो अगर मैं फुल फॉर्म की आप बात करूं इसकी, एमवीसी की, तो ये होता है एम वी एंड देन सी। ठीक है, तो अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं यहाँ पे, तो यम स्टैंड करता है हमारे, यम का जो मतलब होता है वो होता है मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स। नेक्स्ट, अगर हम वी के बारे में बात करें, तो वी जो स्टैंड करता है ये होता है व्यूज। ठीक, मॉडल व्यूज। एंड देन सी हमारे स्टैंड करता है, जो सी का मतलब होता है वो होता है हमारा कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स। आप जितने भी बैकएंड देखेंगे, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट का आप जो भी बैकएंड देख रहे होंगे, वो इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करके बनता है, एमवीसी। ठीक है, इस आर्किटेक्चर को फॉलो करके हम क्या बनाते हैं, बैकएंड क्रिएट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का। ये क्या है, एमवीसी क्या है, आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, एक आर्किटेक्चर होता है जिसको फॉलो करके हम क्या करते हैं, हम अपने बैकएंड को क्रिएट करते हैं। अभी इसको जब मैं आपको रियल वर्ड एनालॉजी के साथ जोड़ के समझाऊंगा तो आपको ये काफी क्लियर होंगी।
अभी के लिए मैं इस चीज पे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोड तो मैं आपको करा सकता हूँ और प्रोजेक्ट आपका काफी कम समय में रेडी हो सकता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को मैं आपको इस चीज के बिहाफ पे समझा रहा हूँ कि अगर जरूरत पड़े, अगर किसी को समझाना हो तो आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर पाओ, आप कोड के कंप्लीट वर्डिंग को समझा पाओ। ठीक है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगा। जब भी आप बैकएंड क्रिएट करते हो तो एक आर्किटेक्चर फॉलो होता है जिसको कहते हैं एमवीसी आर्किटेक्चर, और इसका फुल फॉर्म होता है मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। ये क्या होता है, अब इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इस लाइन को क्या करिएगा, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि एमवीसी आर्किटेक्चर क्या होता है, इसको पढ़िएगा आप। ये एक ऐसा आर्किटेक्चर होता है, ये एक ऐसा आर्किटेक्चर पैटर्न होता है, बेसिकली पैटर्न होता है जो किसी भी प्रोजेक्ट को, जो प्रोजेक्ट को या किसी भी प्रोजेक्ट को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तीन पार्ट्स में डिवाइड डिवाइड कर देता है। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ इस लाइन को रीड कीजिएगा कि एमवीसी एक ऐसा आर्किटेक्चर पैटर्न होता है जो किसी भी प्रोजेक्ट को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। क्यों डिवाइड करता है, इसका कुछ रीजन होगा ना, कि हम इस आर्किटेक्चर को क्यों यूज करते हैं, तो उसके लिए ऐसे समझिएगा, इससे होता क्या है, क्यों करता है या क्या होता है, तो ताकि जो हमारा कोड हो, क्या हो, कोड क्लीन हो। ठीक है, कोड क्या हो हमारा, ऑर्गेनाइज्ड हो, क्या हो, कोड ऑर्गेनाइज्ड हो। एंड थर्ड, कि कोड क्या हो, स्केलेबल रहे, स्केलेबल, ताकि हमारा जो बैकएंड का कोड हो वो क्लीन हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और स्केलेबल हो। इसके लिए हम एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ऐसे समझो कि हमारे पास क्या है, एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, सॉरी, हमारे पास क्या है, एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, अभी के लिए हमारे पास क्या है, एक रेस्टोरेंट है, हम जिसके बारे में बात करेंगे, इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझते हैं, इस एमवीसी को कि हम यूज क्यों करते हैं। तो सोचो कि तुम एक रेस्टोरेंट पे गए हो। ठीक है, तो यहाँ तीन चीजें होती हैं, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में क्या होगा, तीन चीजें होंगी। एक क्या होगा, ऐसे समझिएगा कि रेस्टोरेंट में आप जाते हो, वहां पे आपको तीन चीजें मिलती हैं। ये तीन चीजें क्या होंगी, इसके बारे में अभी हम बातें करते हैं। अभी ऐसे समझो कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पे आपको कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि पहली चीज वहां पे आपको मिलेगी, एक तो आप होगे, कस्टमर होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, एक कस्टमर होगा, एक होगा वेटर। ठीक है, और तीसरा हमारे पास जो थर्ड चीज होगी रेस्टोरेंट में, वो क्या होगा, एक किचन होगा, किचन। ठीक है, इसको एमवीसी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एमवीसी में इसको मैप करते हैं, ऐसे समझो कि जो मॉडल होगा, ठीक है, जो हमारा मॉडल होगा, ये, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मॉडल होगा हमारा, वो क्या होगा, वो किचन होगा। तो किचन क्या है हमारा, किचन हमारा क्या होगा, मॉडल होगा, जो हम क्रिएट कर रहे थे। नेक्स्ट, अब किचन मॉडल क्यों होगा, इसके बारे में भी समझते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम आ, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि किचन हमारा मॉडल क्यों होगा। कहाँ गया,
इसको इरेज कर देते हैं ना। ठीक है, अभी के लिए हम क्या है, हम समझ रहे थे मॉडल के बारे में। सॉरी, हमें बॉक्स यहाँ पे चाहिए था। नहीं, बॉक्स नहीं, हम ऐसे समझते हैं इसको। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो किचन होगा हमारा, ये मॉडल कैसे होगा। तो अभी के लिए ऐसे समझो कि किचन में हम क्या होता है, किचन में क्या होता है, किचन में क्या होता है। ठीक है, होता है नहीं, होता है होगा, सॉरी। किचन में क्या होता है, ऐसे समझते हैं इसको। तो यहाँ पे होगा, एक तो खाना बनेगा, जो सबको पता है कि खाना बनाना होता है किचन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि इंग्रेडिएंट्स जो होंगे उसे मैनेज करते हैं हम। क्या होगा, इंग्रेडिएंट्स को मैनेज करते हैं या करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि स्टॉक हैंडल होता है, कहाँ से, स्टॉक को हैंडल करते हैं हम, कहाँ से, किचन से। तो मॉडल्स क्या है, मॉडल्स भी हमारा ऐसे ही होगा। और थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, कोड पार्ट से समझते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, कोड पार्ट से समझते हैं, तो आपको काफी अच्छे से समझा पाऊंगा मैं। कोड पार्ट्स में, ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाते हैं। और कोड्स पार्ट में हम क्या कर रहे थे अपने, कि हमको चाहिए होता है डेटाबेस से डेटा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा लाना होता है, तो हम मॉडल को यूज करते हैं। नेक्स्ट, हमको क्या करना होता है, डेटा को सेव करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडल्स को यूज करते हैं। देन डेटा को हमें क्या करना होता है, अपडेट करना होता है या फिर डिलीट करना होता है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, मॉडल्स को यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, हम क्या करते हैं, एक स्कीमा डिफाइन करते हैं। ठीक है, स्कीमा क्या है, हम उस डेटा के बारे में बताते हैं कि ये जो डेटा होगा इसमें क्या क्या फील्ड्स होंगी। डेटा में जो हमारे डेटा होगा, ये जो हम डेटा के अंदर जो कॉलम्स क्रिएट करते हैं उसकी क्या क्या वैल्यू होंगी। ठीक है, तो उसके बारे में हम बताते हैं, करते हैं। ठीक, तो आई होप कि अभी मॉडल्स का पार्ट आपको क्लियर होगा। जो हम मॉडल क्रिएट कर रहे थे अपने फोल्डर का, वो आपको क्लियर होगा। रेस्टोरेंट होता है, मान लीजिए रियल वर्ल्ड एनालॉजी की बात करें तो वहां पे तीन चीजें होंगी। एक कस्टमर होता है हमारा, एक वेटर होगा और एक किचन होगा। जब हम किचन की बात करते हैं तो ऐसे समझिए कि मॉडल को क्रिएट करते हैं। किचन में क्या होता है, खाना बनाना होता है। लेकिन अगर हम अपने कोड बेस की बात करें तो वहां क्या है कि हमें डेटाबेस से डेटा को लाना होता है। फिर हमें इंग्रेडिएंट्स को मैनेज करना होता है। तो कोड में हम क्या करते हैं, हम डेटा को सेव करते हैं, डेटा को अपडेट या डिलीट करते हैं, और फिर हम स्टॉक को हैंडल करते हैं। मतलब कि हमें क्या है, स्कीमा डिजाइन करना होता है, डेटा मॉडलिंग करनी होती है। अगर हम सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ऐसे समझो, इस लाइन को आप रीड कीजिएगा कि मॉडल क्या है, मॉडल होगा हमारा डेटा प्लस, ये जनरल फॉर्मूला होगा जो कि आप कई जगह देखेंगे, कि डेटाबेस का लॉजिक। ठीक है, ये होगा हमारा मॉडल। मॉडल क्या होगा, मॉडल होगा हमारा डेटा प्लस डेटाबेस का लॉजिक। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए कि हमने अपने फोल्डर में देखा था, वहां पे कि हम कुछ क्रिएट कर रहे थे, एक यूजर करके हमने एक स्कीमा डिजाइन किया था यूजर का। तो ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल होंगे, जैसे कि यूजर का मॉडल हो जाएगा, या फिर हमारे पास क्या होगा, अगर हम ई का मतलब ई कॉमर्स के लिए कोई डेटाबेस डेटा स्कीमा डिजाइन कर रहे हैं, डेटाबेस का स्कीमा, तो हमारे पास ऑर्डर मॉडल हो जाएगा। या फिर हमारे पास प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिटेल होगी तो एक प्रोडक्ट के लिए मॉडल क्रिएट हो जाएगा। तो
ऐसे समझिए, ये एग्जाम्पल है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि व्यू के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो व्यू क्या होगा कि व्यू को ऐसे समझिए कि हम बात करते हैं व्यू के बारे में, ठीक है। मॉडल्स को तो हमने समझ लिया, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यू के बारे में। हम बात करेंगे व्यू के बारे में। व्यू क्या होता है, अभी के लिए आप ऐसे समझिए कि जो व्यू होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि कस्टमर को जो मेन्यू हम शो करते हैं ना, वो होगा हमारा व्यू। कस्टमर को जो मेन्यू शो करते हैं, मेन्यू शो करते हैं अपने रेस्टोरेंट का, रेस्टोरेंट का वो व्यू होगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मेन्यू हमारा क्या होगा, वो होगा व्यू। अगर हम कोड बेस की बात करें तो जो हमारा फ्रंट एंड होगा या जो चीजें कस्टमर को दिखाई जाती हैं, सर्व की जाती हैं, वो क्या होगा, वो व्यू पार्ट होता है। रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल की जैसे हम बात कर रहे थे, अगर उसके एग्जाम्पल की मैं बात करके आपको समझाने की कोशिश करूं, तो ऐसे समझिए कि हम क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक क्या होता है कि कस्टमर जो होगा वो मेन्यू देखता है, ठीक है। या मान लीजिए हम कस्टमर है, तो हम क्या करेंगे, रेस्टोरेंट में जाके मेन्यू को देखेंगे, मेन्यू देखेंगे। नेक्स्ट हम वहां पे क्या काम करते हैं, जो खाना होता है, ठीक है, वो किस में है, प्लेट में सर्व होता है। तो बेसिकली हमें क्या दिखती है, प्लेट में रखा हुआ खाना। तो जो प्लेट होगा वो भी क्या होता है, हमारा व्यू का काम करता है, ठीक। अगर बैकएंड के लिए बात करें कि हम अपने कोड बेस में कैसे यूज करेंगे इस चीज को, तो कोड बेस में हम इसको कैसे यूज करेंगे, इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं, डायग्राम से ही समझते हैं कि कोड बेस में हम इसे कैसे यूज करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि कोड बेस में हम अपने देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यूजर को रिस्पांस मिलता है, जैसे कि यूजर ने कोई रिक्वेस्ट की तो उसको रिस्पांस मिलता है, ठीक है। यूजर ने रिक्वेस्ट रेज की, होता क्या है, जनरली क्या होता है कि यूजर यूजर ही कुछ रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। तो यूजर ने जब रिक्वेस्ट किया तो उसको एक सर्वर की तरफ से क्या मिलता है, एक रिस्पांस मिलता है। तो यूजर ने रिक्वेस्ट की, उसको रिस्पांस मिला, रिस्पांस मिला, ठीक है। रिस्पांस में उसे क्या मिला, कुछ भी मिल सकता है, एच टी एम एल या एच टी एम एल सी एस एस जे एस, या फिर हमारे पास जेसन, कुछ भी मिल सकता है। तो ये जो होगा, ये होगा हमारा क्या होगा कि यूजर ने रिक्वेस्ट की और उसको रिस्पांस मिला, ठीक है, इस फॉर्मेट में। देन हम क्या कर देंगे कि जो हमारा फ्रंट एंड पे जो डेटा शो होता है ना, वो व्यू होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फ्रंट एंड पे जो डेटा दिखाई देता है वो क्या होता है, वो व्यू पार्ट होता है, व्यू पार्ट होता है। तो जब हम फ्रंट एंड डिजाइन करेंगे वहां पे हम सिर्फ व्यू बनाएंगे। अभी के लिए हम मॉडल्स और कंट्रोलर्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन मैं आपको एमवीसी स्ट्रक्चर्स को समझा देता हूँ, आर्किटेक्चर को। अगर हम नॉर्मल वर्ड्स पे समझने की कोशिश करें, तो हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि व्यू क्या है, बेसिकली जो यूजर को दिखे, जो यूजर को दिखे। यूजर क्या है, रेस्टोरेंट के एग्जांपल में कस्टमर, जो कस्टमर को दिखे वो क्या है, वही हमारा व्यू है, ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल की हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए यूजर ने कुछ ऑर्डर किया, तो उसका जो ऑर्डर कंफर्मेशन का जो डेटा होगा वो यूजर को दिखेगा,
उसने क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था, तो प्रोडक्ट की लिस्ट उसे दिखेगी, कार्ट में जो प्रोडक्ट ऐड होगा वो दिखेगा, और प्रोडक्ट प्रोफाइल डिटेल्स यूजर को दिख रही होंगी, ठीक है। प्रोफाइल डिटेल्स यूजर को दिखती हैं, ठीक। तो ये था हमारा यम और वी, दो पार्ट क्लियर हो गए, मॉडल और व्यू वाला पार्ट, ठीक। ये कस्टमर क्या है हमारा, ये व्यू है। कस्टमर क्या है हमारा, ये व्यू है। देन फिर हमारे पास आता है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर कौन है, कंट्रोलर हमारा बचा क्या, सिर्फ एक। तो जो कंट्रोलर होगा वो क्या होगा, कंट्रोलर होगा हमारा वेटर। ये क्या है, ये कंट्रोलर होगा हमारा, ठीक है। कैसे, इसको भी हम समझते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं कंट्रोलर की। कंट्रोलर की, ठीक। तो पहले हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि कंट्रोलर क्या है। रेस्टोरेंट के एग्जांपल में हमने वेटर को देखा। तो बेसिकली वेटर क्या करता है हमारा, वेटर हमारा क्या करता है कि कस्टमर से ऑर्डर लेता है, कस्टमर से ऑर्डर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है, और ऑर्डर ले जाके कहाँ दे देता है, शेफ को, किचन में दे देता है, किचन में देता है ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, खाना जब बन जाता है, एक बार जब खाना हमारा बन जाता है किचन में, तो फिर वेटर क्या करता है कि खाना रेडी होने के बाद कस्टमर को सर्व कर देता है। तो क्या है, जब फूड रेडी हो जाता है तो फूड कस्टमर को सर्व कर देता है वेटर, ठीक। तो ये काम होता है हमारे वेटर का। नेक्स्ट, अगर हम कोड बेस की बात करें कि कोड में क्या कैसे काम करता है ये, तो हम उसके बारे में भी देख लेते हैं कि बैकएंड हमारा कैसे कोड बेस में कंट्रोलर वर्क करता है। तो ये बेसिकली क्या काम करता है, ये रिसीव करता है, कलर मैं चेंज कर देता हूँ तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या करता है, ये रिक्वेस्ट को रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। जो कंट्रोलर होता है रिक्वेस्ट को रिसीव करता है। फिर क्या है, और ये मॉडल को बोलता है कि डेटा लाओ या फिर डेटा को सेव करो, किसको बोलता है, मॉडल को, मॉडल को बोलता है ये डेटा के लिए, ठीक है, कि डेटा लाओ और सेव करो। नेक्स्ट ये क्या काम करता है, ये बेसिकली फिर क्या करता है कि ये रिक्वेस्ट रिस्पांस को भेजता है ना, इसका काम क्या है, रिस्पांस भेजता है ये यूजर को, यूजर का मतलब है कस्टमर को, ठीक है। तो ये हमारे कोड बेस में कंट्रोलर का काम होता है, जबकि वेटर रेस्टोरेंट में ये काम करता है और कंट्रोलर कोड बेस में ये काम करता है हमारा बैकएंड प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो एमवीसी को मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर हम कंप्लीट फ्लो को समझने की कोशिश करें तो ऐसे समझ सकते हो कि, ऐसे समझ सकते हो कि तुम एक रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में तुम्हें तीन चीजें मिलेंगी, एक तो तुम खुद होगे, एक तुम्हारे पास वेटर मिलेगा और एक किचन होगा। तुमने ऑर्डर दिया, ठीक है, कि क्या लाओ, मान लो कि हमने ऑर्डर दिया कि एक पनीर बटर मसाला लेके आओ। हमने क्या किया, एक रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, रिक्वेस्ट भेजी, क्लाइंट रिक्वेस्ट हुई वो। कंट्रोलर ने क्या काम किया, मतलब वेटर ने क्या काम किया कि उस रिक्वेस्ट को ली, और फिर वेटर ने क्या किया कि किचन को बोला, किचन में जाके शेफ को बोला कि ये खाना बना दो। वहां से खाना किसी और ने बनाया, फिर क्या हुआ कि जो मॉडल ने, मॉडल होगा हमारा जो डेटाबेस होगा, उसने लॉजिक हैंडल किया, ठीक है। जो हमने मॉडल्स क्रिएट कर रहे थे, तो वो एक लॉजिक क्रिएट होता है वहां पे, तो वो क्या करता है कि
उस लॉजिक को वहां पे क्रिएट करते हैं हम, और वो क्या करता है, लॉजिक हैंडल करता है। और फिर कंट्रोलर क्या करता है कि जैसे वो खाना बन जाएगा तो कंट्रोलर क्या करेगा, जो वेटर होगा हमारा वो लाके हम कस्टमर को सर्व कर देगा। ऐसे समझते हैं, पहले तुम रेस्टोरेंट में जाते हो, तुम ऑर्डर देते हो कंट्रोलर को, ठीक है, कंट्रोलर तुम्हें मिलता है, वेटर तुम्हें मिलता है, और ये तुमसे ले जाके दे देता है किचन में। जब एक बार खाना बन जाता है तो कंट्रोलर क्या करता है, इस खाने को तुम्हें भेज देता है, तुम्हें सर्व कर देता है। तो ये था हमारा, हमने बेसिकली एमवीसी आर्किटेक्चर को समझा, और ये था एमवीसी आर्किटेक्चर। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को प्लीज रिवाइंड कर लीजिएगा और दोबारा से देखिएगा। आई होप कि मैंने काफी अच्छे से पूरी कोशिश की है अपने आपको एमवीसी आर्किटेक्चर को इन डेप्थ में समझाने की। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि हमने एमवीसी आर्किटेक्चर को यहाँ तक समझ लिया है, तो हम थोड़ा सा मैं जाऊंगा अपने वीएस कोड की स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपको कुछ चीजें फिर से एक बार रिवाइंड करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, हमने एक बैकएंड फोल्डर क्रिएट किया था स्टार्टिंग में, और एक फ्रंट एंड फोल्डर क्रिएट किया था। फिर हमने क्या किया कि हमने कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल किए थे। आप हमारे वीडियो 1 और वीडियो 2 को चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद फिर हमने क्या किया, एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने एक फोल्डर क्रिएट किया, और हमने क्या किया कि डेटाबेस को कनेक्ट करने का कोड लिखा। ठीक, हमने यहाँ पे नाम भी ऐसा दिया कि आपको समझ में आ जाएगा। देन कॉन्फ़िगरेशन में हमने डेटाबेस को कनेक्ट करने का कोड लिखा, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस कनेक्ट करना होता है और उसके लिए कुछ लॉजिक चाहिए होती है, तो हमने उसका कोड लिखा था। फिर हमने कंट्रोलर को बनाया, कंट्रोलर और मॉडल्स को हमने, यही चीज अभी समझी है अपने ब्लैक बोर्ड के जरिए। ठीक है, जहां पे मैंने बात की आपको कि कंट्रोलर क्या होता है, एक वेटर का काम करता है रेस्टोरेंट में, और मॉडल्स क्या होता है, जो कि एक लॉजिक को हैंडल करने का काम करता है, एक स्टोर रूम का काम करता है। ठीक है, हमने अपने बोर्ड में अभी ये चीजें समझने की कोशिश की। देन फिर हमने एक राउट्स करके फोल्डर क्रिएट किया। राउट्स बेसिकली क्या करता है, इसमें वो सारे पाथ लिखे जाते हैं, वो सारी एपीआईज यहाँ पे लिखी जाती हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, एक पाथ डिफाइन होता है कि हाँ, इस पाथ में अगर रिक्वेस्ट जाएगी तो ये रिस्पॉन्स देना है, इस पाथ में जाएगी तो ये रिस्पॉन्स देना है। अभी मैंने इसका कोई कोड नहीं लिखा है, आप देख सकते हैं, जब हम लिखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। देन फिर हमने एक सर्विसेज करके फोल्डर क्रिएट किया था, जहां पे हमने बात की थी कि जब हम किसी थर्ड पार्टी सर्विस को यूज करेंगे, मान लीजिए कि हमें मोबाइल के थ्रू हम अपने इस जो प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ पे ओटीपी को जनरेट करेंगे, तो उस थर्ड पार्टी को यहाँ पे जब यूज करेंगे तो उसके लिए हमने एक सर्विसेज फोल्डर क्रिएट किया। अगर हम गूगल के थ्रू, जीमेल के थ्रू साइन इन करना चाहेंगे तो भी हमें थर्ड पार्टी सर्विसेज को यूज करनी पड़ेगी, और हमने उसके लिए एक फोल्डर क्रिएट किया। फिर हमने यूटिल्स करके एक फोल्डर क्रिएट किया, जहां पे हमें इस प्रोजेक्ट में यूज होने के लिए जो और भी यूटिलिटीज चाहिए होंगी, उसके रिगार्डिंग जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो हमने वो फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया। फिर हमने क्या किया कि हमने एक डॉट env फाइल इस आउट ऑफ दिस ऑल फोल्डर्स, मतलब बैकएंड के अंदर ही हमने इसको रखा, और बाकी फोल्डर्स के बाहर एक डॉट env फाइल को क्रिएट किया रूट डायरेक्टरी में, इस बैकएंड फोल्डर पे, जहां पे हम क्रेडेंशियल्स को, जो हमारे सीक्रेट क्रेडेंशियल्स होते हैं, उनको सेक्रेटली यहाँ पे रखने के लिए, मतलब कि हिडन तरीके से रखने के लिए, कि कोई अनऑथराइज तरीके से उसे एक्सेस ना कर पाए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसको रखा, प्राइवेटली हम बोल सकते हैं। ठीक है, और इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर हमने अपना एक सर्वर क्रिएट कर रखा है। आप देख सकते हैं कि हमने एक सर्वर को क्रिएट कर रखा है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। पैकेज डॉट जेसन क्या करता है, पैकेज डॉट जेसन हमारा इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी मेटा डेटा होगा, वो सारी चीजें मेटा डेटा को ये कंटेन करने का काम करता है। इसके अंदर हमारे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अभी तक जो भी मेटा डेटा है वो इस फाइल के अंदर आपको मिल जाता है, पैकेट डॉट जेसन के अंदर। ठीक है, लाइक ऑथर कौन है और लाइसेंस क्या है, ये सारी चीजें से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हमने कौन कौन से पैकेजेस को इंस्टॉल कर रखा है वो भी हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कुकी पार्सर, कोर्स डॉट env, एक्सप्रेस, मोंगो डीबी, mongoose, नो डिमांड पार्सर, ये सारी चीजें हम यहाँ पे यूज करते हैं। इस इन पैकेजेस को अभी तक हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल बेसिकली क्या करती है,
इस बैकएंड फोल्डर को क्रिएट करने के लिए जो अदर लाइब्रेरीज या मॉड्यूल मॉड्यूल बोलेंगे उसे, मॉड्यूल को जो हम यूज करते हैं, तो उन सारी चीजों को, ये जो अदर रिसोर्सेज को हमें जरूरत पड़ती है बैकएंड प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, या एक एनपीएम प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, नोड प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, उसको यहाँ पे रखा गया है। तो आई थिंक कि आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको चीजें क्लियर नहीं है तो आप दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। हम लिंक अटैच कर देंगे अपने वीडियो 1 की और वीडियो 2 की, जहां पे आप इन डेप्थ में ये सारी चीजें देख सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि आप धीरे धीरे कोड कोड को करिए, एक दिन में छोटा सा कोड लिखिए। आप खुद देख रहे होंगे, अगर जो हमारे वीडियोस को कंटिन्यूअसली वॉच कर रहे हैं, तो उन्होंने भी देखा होगा कि हम कोड ज्यादा पार्ट कवर नहीं करते हैं। हम एक या दो चीजें ही करते हैं कोड से रिलेटेड, लेकिन हाँ, हम लाइन बाय लाइन समझाते भी हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं। और सारी चीजों को मैंने आपको आर्किटेक्चरल फॉर्म में समझाया है, ताकि आपको आसानी हो समझने में भी, और जब आपको एक्सप्लेन करना हो, किसी को समझाना हो, तो आप इजिली समझा भी पाओ। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम और इस प्रोजेक्ट को आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।